LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार गुप्त आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार। छत्तीसगढ़ PSC और छत्तीसगढ़ की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान पर आधारित एक वीडियो श्रृंखला शुरू की है। इसका पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसी के आगे यह दूसरा भाग है और इसका टॉपिक है छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार। छत्तीसगढ़ PSC, छत्तीसगढ़ पटवारी, छत्तीसगढ़ की और अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए यह काफी महत्वपूर्ण वीडियो है और यह आधारभूत वीडियो है। इसे आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ पर आधारित हमने कई महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए हैं, उन्हें आप जरूर देख लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार। जैसा कि हमने इससे पहले बनाए गए वीडियो छत्तीसगढ़ के गठन में बताया था कि मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो छत्तीसगढ़ भारत के मध्य पूर्व में स्थित राज्य है। हमें छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को देखना है तो उसके पहले हमें भारत की लोकेशन को भी देख लेना चाहिए। आप यह ग्लोब देख पा रहे हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर मूव कर रहा है। किसी भी स्थान की लोकेशन को जानने से पहले हमें लोकेशन के मापदंडों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। ग्लोब पर आप दो प्रकार की रेखाओं को देख पा रहे हैं। एक प्रकार की रेखाएं जो कि क्षैतिज में हैं, हमने लाल एरो के द्वारा इन्हें बताया है। अगर देखा जाए तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर खिंची दिखाई देती और आड़े में जो क्षैतिज रेखाएं हैं, वास्तव में यह रेखाएं न होकर वृत्त हैं, ये अक्षांश वृत्त कहलाते हैं। दूसरी प्रकार की इसमें रेखाएं जो देख पा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, वास्तव में यह उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं हैं। यह लगभग अर्धवृत्ताकार हैं। इन्हें देशांतर रेखाओं की संज्ञा दी जाती है, जिन्हें हम आगे समझने वाले हैं। इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर ही पृथ्वी पर किसी भी स्थान, देश या शहर की लोकेशन जानी जाती है। किस प्रकार, आइए आगे हम और स्पष्टता से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह भी एक प्रकार से ग्लोब है। इसमें हमने केवल रेखाओं को लिया है ताकि आप स्पष्ट रूप से देख पाएं कि इन रेखाओं को किस प्रकार खींचा गया है। वास्तव में पृथ्वी पर इस प्रकार की कोई भी रेखाएं नहीं है। यह रेखाएं कल्पित रेखाएं हैं जो कि ग्लोब पर खींची गई हैं और इन्हीं के आधार पर पृथ्वी पर किसी भी स्थान की लोकेशन को जाना जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव। आप देख सकते हैं ये इस तरह से जो पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई दे रहे हैं, ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। वास्तव में ये रेखाएं न होकर वृत्त हैं और एक एक अंश पर इन वृत्तों की कल्पना की गई है और इनकी कुल संख्या 181 है, अगर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो देखिए, नीले कलर में हमने जो व्रत दिखाया है, यह व्रत अक्षांश व्रत कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर अगर आप देखें तो ये देखिए, ये व्रत है, ये भी व्रत है और इस तरह से ये कुल मिलाकर 181 व्रत हैं और ये अक्षांश व्रत कहलाते हैं। एक व्रत दूसरे व्रत से नहीं मिलता है। सामान्यतया इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें लेटीट्यूड कहा जाता है। अब आप खड़ी रेखाओं को भी देख पा रहे हैं। दूसरे प्रकार की रेखाएं जो ऊर्ध्वाधर हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। ये रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं और एक एक अंश पर इनकी कल्पना की गई है। इनकी कुल संख्या 360 है। भूमध्य रेखा या 0 अंश अक्षांश पर दो देशांतरों की दूरी सबसे अधिक होती है और ध्रुवों पर 0 हो जाती है, क्योंकि ध्रुव पर दूसरी देशांतर रेखाएं मिलती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा निर्मित ये आप देख पा रहे हैं, इन्हें ग्रिड कहते हैं, जो कि चतुर्भुजाकार दिखाई देती हैं। इन रेखाओं के आधार पर
हम विभिन्न स्थानों की लोकेशन को कैसे इंगित करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे पता करते हैं, आगे और स्पष्टता से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो इसके लिए हम इस ग्लोब को इस आकार में लिए लेते हैं। देखिए, ये है पूरे विश्व का मैप। इसमें आप दो प्रकार की रेखाएं देख पा रहे हैं जिन्हें हमने पहले भी आपको बता दिया है। अब हम इसमें भारत की लोकेशन को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह है भारत। भारत की लोकेशन कहाँ पर है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। यह देखिए 0 डिग्री पर हरे कलर में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या अक्षांश वृत्त है। पृथ्वी पर यह सबसे बड़ा वृत्त है और इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा को इक्वेटर भी कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। आमतौर पर हम अक्षांश वृत्तों को अक्षांश रेखा के रूप में ही रिप्रेजेंट करते हैं। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर की ओर प्रत्येक डिग्री पर एक रेखा की कल्पना की गई है, जैसे कि 1 अंश अक्षांश, 2 अंश अक्षांश, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 15 डिग्री अक्षांश, ये 30 डिग्री अक्षांश। इनके बीच में भी क्रम से एक एक अंश पर अक्षांश रेखाओं की कल्पना की गई है जिन्हें यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है। इस 0 अंश अक्षांश या भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर उत्तरी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं जो कि प्रत्येक डिग्री पर खींची गई हैं, और इसी प्रकार 0 अंश अक्षांश के दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश रेखाओं की कल्पना की गई है। देखिए, 0 अंश अक्षांश से उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध है। इसके अंतर्गत आने वाले कुल 90 अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसके विपरीत 0 अंश अक्षांश भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। ये देखिए, यहाँ पर भी कुल मिलाकर 90 अक्षांश रेखाओं की कल्पना की गई है जो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर 191 अक्षांश रेखाएं हैं, जबकि इनमें बिंदु आकार उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी शामिल हैं। अगर उन्हें हटा दिया जाए तो कुल अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 हो जाएगी। तो इस आधार पर अब आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि भारत किस गोलार्ध में है। तो यहाँ पर आप देखें, ये पीला भाग उत्तरी गोलार्ध है और यहाँ पर भारत स्थित है। इसका मतलब है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका तात्पर्य यह है कि भारत 2 उत्तरी अक्षांशों के बीच ही स्थित है जिन्हें हम आगे देखने वाले हैं। दूसरी बात, इसका तात्पर्य हुआ कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है और ना ही यह दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित होगा, इसीलिए हमने दक्षिणी अक्षांश को काट दिया है। तो एक स्थिति के अनुसार कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होगा, यह हमने सुनिश्चित कर लिया है अक्षांशों के हिसाब से। आइए अब देखिए, यहाँ पर एक अक्षांश रेखा है जो कि काफी महत्वपूर्ण है और यह हम आगे बताएंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है, और इसे कहा जाता है कर्क रेखा। यह 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है और यह रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती नजर आ रही है। तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। दूसरी रेखा देखें, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है जो कि भूमध्य रेखा से 23.5 अंश दक्षिण में है। अब हम दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं और वह है देशांतर रेखाओं के आधार पर। देखिए, 0 अंश पर आप ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिग्री बनाई गई है 0, 30, 60, 90, 120 और 150 एंड 180। ये जो डिग्री है, प्रत्येक डिग्री पर एक देशांतर रेखा की कल्पना की गई है और ग्लोब में हमें दिखाई देती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है, प्राइम मेडिटेरियन कहा जाता है और इसे ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहते हैं। यह रेखा इंग्लैंड के लंदन के पास ग्रीनविच से होकर निकलती है और
इसी रेखा के आधार पर सारे विश्व का टाइम निर्धारित किया गया है। इस टाइम को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है और इसीलिए इस 0 अंश देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाएं वृत्तीय नहीं होती हैं, अक्षांश रेखाएं वृत्तीय होती हैं। देशांतर रेखाओं की कल्पना उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक की गई है। तो देशांतर रेखाओं के आधार पर सारे विश्व की घड़ियों का टाइम निर्धारित किया जाता है। देशांतर रेखाओं का दूसरा यूज यह भी है कि यह लोकेशन को दर्शाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। देखिए, प्रधान यामोत्तर रेखा के दाएं हाथ तरफ पूर्व है और बाएं हाथ तरफ पश्चिम है। और अगर गोलार्ध के हिसाब से देखें तो दाएं हाथ तरफ पूर्वी गोलार्ध है और यहाँ पर जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वह पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती है। इनकी पूर्वी गोलार्ध में कुल संख्या 180 है और ये सभी 180 रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। 0 अंश देशांतर रेखा के पश्चिम के भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। 0 अंश देशांतर के पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई है। इन्हें पश्चिमी देशांतर रेखाओं की संज्ञा दी जाती है या कहा जाता है। तो पूर्व की ओर स्थित पूर्वी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर रेखाएं और पश्चिमी गोलार्ध में पश्चिमी देशांतर रेखाएं, यह आप याद रखें। भारत की लोकेशन पर विचार करें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसका मतलब है भारत पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ध्यान रखें, इसका मतलब यह है कि भारत पश्चिमी गोलार्ध में नहीं है, अर्थात भारत पश्चिमी देशांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं होगा। तो हम यहाँ पर दो चीजें सुनिश्चित कर चुके हैं कि भारत अक्षांश के हिसाब से 2 उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है और देशांतर के हिसाब से 2 पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। कंक्लूजन के हिसाब से बता दें कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन भारत के बीच से मकर रेखा नहीं गुजरती है। भारत 2 उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। भारत 2 पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं ये 2 उत्तरी अक्षांश और 2 पूर्वी देशांतर कौन से हैं जिनके बीच भारत स्थित है। उसके बाद ही हम राज्य की स्थिति को समझ पाएंगे। तो देखिए, ये है भारत का मैप। हमने अभी जान लिया कि भारत पूर्ण रूप से विषुवत रेखा के उत्तर में है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में है। जैसा कि हमने आपको बताया, अक्षांश और देशांतर रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतर से खींची गई हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की एक्यूरेट स्थिति को जानने के लिए डिग्री को मिनट में भी बदला जाता है। हर 1 डिग्री के अंतर्गत भी 60 पार्ट किए गए हैं, अर्थात 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। भारत की मुख्य भूमि की स्थिति क्या है, यह हम अक्षांशी विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, भारत 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। देखिए, नीचे आप देख पा रहे हैं, चूंकि भारत उत्तर में है इसलिए उत्तरी अक्षांशों के बीच होगा। तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश देख पा रहे हैं। मुख्य भूमि के बारे में ही बता रहे हैं। अब अभी से ऊपर अगर देखें तो ये 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। देशांतरीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। देखिए, ये है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए, ये है 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का अक्षांशी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अगर आप 97 डिग्री में से 68 डिग्री माइनस करेंगे तो लगभग यही आएगा। इसके बाद देशांतरीय विस्तार भी लगभग इतना ही है, 2 डिग्रियों का अंतर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के बीच है भारत और भारत उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। प्रतियोगियों को कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूर्वी की जगह पश्चिमी देशांतर भी लिख दिया जाता है। आइए अब हम छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को जानने का प्रयास करते हैं।
छत्तीसगढ़ भी स्वाभाविक रूप से उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के बीच स्थित होगा। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ 17°46' उत्तरी अक्षांश से 24°5' उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। देखिए नीचे की ओर यह है 17°46' उत्तरी अक्षांश है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह है 24°5' उत्तरी अक्षांश। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर कुल मिलाकर यह अक्षांशीय विस्तार है 700 किलोमीटर। अक्षांशीय लंबाई कितनी है? लगभग 700 से 800 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के देशांतरीय विस्तार पर विचार करें तो यह 80°15' पूर्वी देशांतर से 84°24' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। देखें यह है 80°15' पूर्वी देशांतर। यह दूसरी देशांतर रेखा है जो कि 84°24' पूर्वी देशांतर रेखा है। पहले आपको 17° उत्तरी अक्षांश से 24° उत्तरी अक्षांश याद करना है, फिर आप उनको मिनट में भी याद कर लें। इसी प्रकार आप पूर्वी देशांतर 80° से 84° देख लें, 4 का डिफरेंस, तो इन्हें आप अपने अपने तरीके से याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार या देशांतरीय लंबाई या छत्तीसगढ़ की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर कुल मिलाकर है 435 किलोमीटर। अक्षांशीय लंबाई कितनी है? लगभग 700 से 800 किलोमीटर। और देशांतरीय लंबाई कितनी है? 435 किलोमीटर के लगभग। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से 23.5° उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है और यह काफी महत्वपूर्ण रेखा है जिसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कर्क रेखा 23.5° उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। भारत में कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यह भी हम आपको बता चुके। लेकिन भारत के कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है यह भी हम आपको बता देते हैं। यद्यपि इस संदर्भ में हमने एक वीडियो अलग से बनाया है जिसमें हमने इन राज्यों की ट्रिक भी बताई है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देखिए ये है भारत और यह है 23.5° उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो भारत के कुल मिलाकर 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं आइए मैप में हम इसका अवलोकन करते हैं, तो आपका पूरा ध्यान मैप में रहना चाहिए। तो चलिए इन राज्यों को हम पश्चिम से पूर्व की ओर मैप में देखते हैं। देखिए सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात जहां से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात के उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। पश्चिम बंगाल के लगभग दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा 2 पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है और ये 7 सिस्टर्स के भाग कहे जाते हैं। 7 सिस्टर्स पर आधारित हमने काफी मेहनत के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया है, उसे भी आप देखें। ये राज्य है त्रिपुरा और इसके बाद ये राज्य है मिजोरम। तो इस तरह कुल मिलाकर ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमारा मकसद आप तक पूरी और सारगर्भित जानकारी पहुंचाना है और इसीलिए हमने छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है उससे पहले यह बताने का प्रयास किया है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और वह भी मैप के माध्यम से। इस पर आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। अब देखिए हमें जानना है छत्तीसगढ़ के वे जिले जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। देखिए यह है छत्तीसगढ़ और इसके उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कुल 4 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ये जिले कौन कौन से हैं?
चलिए मैप की सहायता से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है छत्तीसगढ़ का मैप। छत्तीसगढ़ के मैप में आप देख पा रहे हैं, ये है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, और यह छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा जिला है कोरिया जिला, जिससे कर्क रेखा गुजरती है। कोरिया जिले के पूर्व में स्थित है सूरजपुर जिला, जिससे कर्क रेखा गुजरती है, और इसके पूर्व में बलरामपुर जिला है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। बलरामपुर के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, तो बलरामपुर सबसे पूर्वी जिला है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। पहले 2022 में जबकि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला नहीं बनाया गया था, तब कर्क रेखा केवल 3 जिलों कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से गुजरती थी। लेकिन कोरिया का पश्चिमी भाग अलग करके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला बनाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ का 32वां जिला बना। इससे भी अब कर्क रेखा गुजरती है। तो आप याद रखें, पुराने नोट्स के आधार पर गलती करके ना आए। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। आपकी सुविधा के लिए हम जूम में भी बताने जा रहे हैं। पश्चिम से पूर्व तक क्रमागत भी आप याद रखें, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इन 4 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। एक और महत्वपूर्ण रेखा है जो कि भारतीय मानक समय रेखा है, जिसे IMT या IST भी कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसे ही पूरे भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर विकल्प पश्चिमी देशांतर रेखा भी कर दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। आपको याद रखना है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। भारतीय मानक समय IST की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित घंटा घर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। भारत का मानक समय रेखा 82°30' ईस्ट लिया गया है, क्योंकि यह देश को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो यह भारत के बीचों बीच में स्थित है। इसलिए IST भारत के 5 प्रदेशों से गुजरती है। ये प्रदेश कौन से हैं? आइए इनको उत्तर से दक्षिण में मैप में देखने का प्रयास करते हैं। तो ये है उत्तर में उत्तर प्रदेश, सबसे उत्तरी प्रदेश। इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ के लगभग बीच से भारतीय समय रेखा गुजरती है। उड़ीसा के पश्चिमी भाग से IST भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। इसके अलावा एक और राज्य है आंध्र प्रदेश, इसके पूर्वी हिस्से से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बताया है। यद्यपि भारत के संदर्भ में हमने जो वीडियो बनाए हैं उसमें आपको ये चीज मिलेगी और गहराई से। आपको बता देना चाहेंगे कि भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजे का समय होता है तब भारत में शाम के 5 बज चुकी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में सूर्य पहले आता है और उसके बाद ग्रीनविच में पहुंचता है। या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो पृथ्वी का घूर्णन इस प्रकार होता है, पृथ्वी की दैनिक गति इस प्रकार होती है कि पहले सूर्य भारत में पड़ता है और उसके बाद 5.5 घंटे के अंतराल से वह ग्रीनविच में चमकता है। तो जब इंग्लैंड में 12 बजते हैं तब भारत में शाम के 5:30 होते हैं। चूंकि यहाँ पर हम केवल इतना ही बताना चाहेंगे, जब हम भारतीय मानक समय रेखा का अलग से अध्ययन करेंगे तब आप जान पाएंगे कि यह डिफरेंस क्यों है। सभी देशों का समय ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर ही लिया जाता है, जिसको हम अलग से वीडियो में समझाएंगे। एक ऐसा देश भी है जो कि इसका अपवाद है, यानी कि उत्तर कोरिया।
उत्तर कोरिया केवल दुनिया में एकमात्र देश है जो कि इस पैमाने पर नहीं चलता है, इस समय को नहीं मानता है, उसका अपने आप का भी एक समय है। इस प्रकार हमने यहाँ पर जाना कि भारतीय मानक समय रेखा आखिर है क्या और कितने राज्यों से गुजरती है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती हैं, परंतु भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा का कटान बिंदु छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह कहाँ पर है हम आगे देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा की स्थिति क्या है, यह किन जिलों से गुजरती है, चलिए देखते हैं। तो ये रहा छत्तीसगढ़ का मैप और यह रही भारतीय मानक समय रेखा, जिसे 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। IST छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। चलिए तो उत्तर से दक्षिण की ओर हम इन जिलों का अवलोकन करते हैं, ताकि कभी क्रमागत परीक्षा में आता है तो आप भूलें ना। तो सबसे उत्तरी जिला है जिससे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, वह है सूरजपुर। दूसरा जिला है कोरिया, जिसके पूर्वी भाग से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। इसके बाद इसके दक्षिण में कोरबा के बीचों बीच से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। जांजगीर चांपा के लगभग बीचों बीच से यह रेखा गुजरती है। बलौदाबाजार के पश्चिमी भाग से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। आगे यह महासमुंद को भी 2 भागों में विभाजित करती है। इसके बाद गरियाबंद के दक्षिण पूर्वी हिस्से से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कुल मिलाकर प्रदेश के 7 जिले हैं जिनसे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। सबसे उत्तरी जिला है सूरजपुर और सबसे दक्षिणी जिला है गरियाबंद। एक बार फिर देखे लेते हैं और इसे जूम भी करे देते हैं। 7 जिले जिनसे होकर IST रेखा गुजरती है: सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। आप 1-2 बार यह वीडियो देखें, आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पूरा रिकॉर्ड नए जिले जो कि 33 जिले बन चुके हैं उसके आधार पर है। अब यहाँ छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा को एक साथ लेकर अध्ययन करना आवश्यक है, सो हम यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए, ये है छत्तीसगढ़ का मैप और यहाँ हमने जाना कि 4 जिले हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं और ये हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलराम। अगर हम भारतीय मानक समय रेखा को देखें तो यह सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद, इनसे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों का कटान बिंदु छत्तीसगढ़ में स्थित है। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है तो आप मैप में देखें तो यह कोरिया जिले में स्थित है। यद्यपि कई जगहों पर सूरजपुर का उल्लेख किया गया है, यहाँ तक कि सरकार ने एक सेल्फी पॉइंट एक गांव में बनाया हुआ है, जिसके संदर्भ में हम एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं ताकि लोगों को कंफ्यूजन न रहे। तो आप देख पा रहे हैं कोरिया जिला है जहां से होकर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं। इनका कटान बिंदु कोरिया जिले में है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत में स्थित पंडुपारा में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का संगम होता है। तो ये पंडुपारा है जहां पर इन दोनों रेखाओं का संगम होता है या कटान बिंदु है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आपको बता दें कि संगम स्थल के पश्चिम की ओर घुनघुट्टा बांध 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं पूर्व दक्षिण की ओर 500 मीटर पर डाउका बड़ा बांध स्थित है। उत्तर की ओर लगभग 1500 मीटर के आसपास हसदो नदी का उद्गम स्थल है एवं बालमगढ़ की पहाड़ियां भी यहीं पर हैं। वहीं दक्षिण की ओर माँ देवी का धाम स्थित है। तो इस तरह यह स्थल काफी महत्वपूर्ण है। इसके चारों ओर भी कई महत्वपूर्ण चीज स्थित है। इसे हम सुविधा के लिए जूम में किए देते हैं। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ भारत के मध्य पूर्व में स्थित राज्य है। यह हमने पहले भी बता दिया है। यह एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य का मायना क्या है? इसका मायना यह है या इसका
मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है और इसके साथ ही साथ ना ही इसकी सीमाएं समुद्र से लगी हुई हैं। तो इस प्रकार यह भू आविष्ठित राज्य है, जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है या सटा हुआ है, कोई भी देश की सीमाएं इसे नहीं छूती हैं और समुद्र से भी यह सटा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में कितने मैप बनाए गए हैं अगर आप यह गिन लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो को बनाने में कितने दिन और श्रम खर्च हुआ होगा। इसे हम दोबारा बता देना चाहेंगे, अगर आप सीरियस प्रतियोगी हैं तो हमारा कोई भी वीडियो आप उठा के देख लीजिए, आपको बहुत आसान लगेगा, बशर्ते आपके पास थोड़ा सा टाइम हो। तो इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो इस तरह हमने इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन किया। और दीजिए इजाजत, डॉक्टर संजय कुमार गुप्त को। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद,